चैनल इसीज एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 EVS चैप्टर 17 नेचुरल कैलामिटीज एंड इमरजेंसी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। Do you know what natural calamities are? Cyclone, flood, drought, earthquake, landslide and tsunami. ओके, ये इन सब के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये है आपकी नेचुरल कैलामिटीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो ये पूछ रहा है कि आपको पता है इन सब के बारे में। Which occur due to natural factor are called नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटीज। अब इसको हम नेचुरल डिजास्टर भी बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा भी बोलते हैं और नेचुरल कैलामिटीज भी बोलते हैं। दे ब्रिंग about massive loss of life and property. Let us see how this situation affect human life. आपको पता है जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे इंसानों का, हम सब लोग का जीवन जो रहता है ना, बड़ा कष्ट में आ जाता है जिस एरिया में ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे जिंदगियों का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी खराब होती है। चलो हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। विंड्स दैट ट्रैवल एट ग्रेट स्पीड कॉज साइक्लोन। ये साइक्लोन की डेफिनेशन है, इसे भी आप अंडरलाइन कीजिए कि जो हवा बड़ी तेज स्पीड से आती है ना, उसे साइक्लोन बोला जाता है। They become dangerous especially for the coastal region where the level of the sea suddenly rises and wave lash onto the land destroying both building and crops. ये उस एरिया में आती है जहाँ पर जो कोस्टल रीजन रहता है, जहाँ पर समुद्र का पानी का लेवल बड़ा ऊपर हो जाता है, जब लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं तो ऐसी लहरें ही साइक्लोन कहलाती हैं और वो बड़ी तेज स्पीड से आती है जिससे बिल्डिंग और क्रॉप्स दोनों का ही नुकसान हो जाता है। This winds destroy electric and telephone poles. अब ऐसे हमारे तो आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे जो वीडियोस रहते हैं उसमें कि टेलीफोन पोल उखड़ रहे हैं, जो पेड़ है वो जड़ों से उखड़ रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल मतलब उखड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। ये सारी चीजें साइक्लोन के थ्रू होती हैं। द कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब इसे भी अंडरलाइन कीजिए कि हमारे इंडिया में कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं। तो है आपका उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर हिट द मोस्ट बाय साइक्लोन। मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट, आपको पता है जो हमें पहले से चेतावनी दे देते हैं ना 3 से 4 दिन पहले, अरे इस स्पीड में एक तूफान आने वाला है ना। तो ये कौन देता है, कौन से एक्सपर्ट देते हैं? वो होते हैं मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। ओके, ये हमें बताते हैं कि 3 और 4 दिन पहले ही हमको बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। People are evacuated beforehand with the help of local government। और फिर लोग जो रहते हैं वो उनको किनकी मदद मिलती है? उनको पहले से लोकल गवर्नमेंट की मदद मिलने लगती है। साइक्लोन शेल्टर हैव आल्सो बीन बिल्ड एट सम प्लेसेस। और कहीं कहीं पर इनके जो शेल्टर्स है वो बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और हम उसका यूज करते हैं। एज ए प्रिकॉशनरी measure, people should pay close attention to alert regarding cyclone. They should move to higher areas and stay away from the sea, building and trees। जब ये सब अनाउंसमेंट होता है ना तो लोगों को अटेंशन रहना चाहिए और लोग अपने आप ही उस एरिया को छोड़ के कुछ ऊंचे एरिया में चले जाएं, है ना, समुद्र से थोड़ा दूर, बिल्डिंग और ट्रीज से थोड़ा दूर चले जाए। दे शुड कीप अ वाटर प्रूफ बैग, और वो हमेशा अपने पास वाटर प्रूफ बैग भी रखें, उसके साथ खाना भी रखें थोड़ा बहुत, एंड वाटर इन इट एज वेल एज एन इमरजेंसी किट विद दैट, है ना। इसका मतलब है कि देखो गवर्नमेंट तो हमारी प्रिकॉशंस के लिए बहुत सारी चीजें करती है लेकिन कई बार हमको उनका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो हमें अपनी सुरक्षा भी खुद करनी चाहिए। उसमें बोला गया है कि वाटर प्रूफ बैग रखिए, उसमें थोड़ा बहुत खाना रखें, अपने पानी पीने के लिए रखें, एक इमरजेंसी किट जिससे दवाइयाँ भी रहती हैं उनको भी साथ में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लड एंड ड्रॉट। Rivers overflow due to excessive rainfall and flood the surrounding regions। देखो फ्लड क्या होता है? जब बहुत अधिक मतलब जो रेनफॉल हो जाता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, तो वो पानी जब हमारे सराउंड एरिया में आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड। फ्लड टू कॉज a lot of damage of life and property। देखो कैलामिटीज किसी भी प्रकार की हो, डिजास्टर किसी भी प्रकार करे, अगर वो हैवी हो रहा है इसका मतलब वो लाइफ और प्रॉपर्टी को तो डैमेज करेगा ही। ओके, क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड
ये जो फ्लड आती है इसमें क्या क्या खत्म होता है स्पेशली, तो क्रॉप खत्म हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, कैटल्स मर जाते हैं, है ना, एंड हाउसेस आर वॉश्ड अवे। और जो घर रहते हैं वो भी क्या होता है, ढह जाते हैं। कई कच्चे रहते हैं, उनको तो ढहना ही पड़ेगा भाई क्योंकि वो कच्चे हैं, लेकिन जो पक्के रहते हैं वो भी कभी कभी ढह जाते हैं। मेनी पीपल डाई ड्यू टू फीवर, और बहुत सारे लोग मरते हैं, किस कारण से मरते हैं, अंडरलाइन कीजिए, फीवर से मर जाते हैं, स्नैक काट लेता है, ड्राइंग डूब जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फेक्शन इन द टाइम्स ऑफ फ्लड, ठीक है, कोई इन्फेक्शन के कारण। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। फेमिन famine like conditions occur due to mass destruction of crops. Farmers depend on the monsoon season for the growth of their crops, but there are times when rainfall is extremely low and cause drought. देखो, बारिश यदि ज्यादा हो रही है तो नेचुरल सी बात है, फ्लड आनी है, ठीक है, उससे भी फसल खराब होनी है, जीवन उससे भी खराब होना है, ठीक है। एक आता है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जब बारिश बिल्कुल नाम मात्र की रहे, जितनी जरूरत है उससे और कम होती चली जाए, तो ये कारण बनता है सूखे का, ड्रॉट का कारण बन जाता है, ड्रॉट कहते हैं इसे। lack of rain bring about destruction of crops, it leads to scarcity of food and starvation। अगर ये सब चीजें हो गई, अगर ड्रॉट हो गया उस एरिया में, तो फसल तो खराब होगी, जब फसल खराब होगी तो वहां किस चीज की कमी होगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड स्टार्वेशन, खाने की कमी होगी, और स्टार्वेशन मतलब भूखमरी फैल जाएगी। कैटल आल्सो डाई बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फूड। अब जानवर तो बेचारे बारिश आएगी तो भी बह के मरेंगे, और अगर सूखा होगा तो बेचारे बिना खाए मर जाएंगे, है ना। The occurrence of flood and drought can be prevented by taking a few steps like building dams on river. Dam and reservoirs are built for storing water. They bring more area under irrigation। देखो, अब हमको इन सबसे बचने के लिए डैम बनाए गए हैं। फ्लड आती है तो भी डैम बड़ा काम आता है, उसके गेट खोल देते हैं और पानी गांव की तरफ या शहर की तरफ ना बढ़ते हुए वो अपना निकल जाता है अपने रास्ते। अगर सूखा आता है, ड्रॉट होती है, तो भी क्या होता है, वो पानी हम उसका वो खोल देते हैं, गेट खोल देते हैं, तो हमारे खेतों की तरफ वो पानी चल जाने लगता है। तो मतलब दोनों के लिए अगर एक सॉल्यूशन बोला जाएगा तो रिजर्वियर है, पानी को सुरक्षित करने के लिए एक अगर बनाया गया है तो सबसे बढ़िया तो है डैम, ठीक है। अब आता है आपका अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक ऑकर व्हेन द अर्थ शेक। अब सबको पता है भाई भूकंप कब आता है, जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्द में बोलेंगे, इट इज अ ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ की जो क्रस्ट रहती है वो ट्रैम्बल करती है, कंपन करती है, हिलती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। दे आर कॉज्ड व्हेन सडन मूवमेंट ऑकर इनसाइड द अर्थ। और ये जो अर्थक्वेक रहता है ना, बहुत ही अचानक से होता है। Earthquake can cause great damage to life and property even when minor earthquake take place in mountains region. Rock are seen to break and slide. ठीक है, तो ये क्या रहता है, अर्थक्वेक माइनर भी आएगा ना तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर माउंटेन रीजन में आता है तो चट्टानें गिरती हैं, ब्रेक डाउन होती है और टुकड़े में आके मतलब नीचे गिरती जाती हैं। आपने देखा होगा हिली एरियाज रहते हैं, वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड बोलते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। Landslides is the movement of the large part of the earth and rock from high mountain toward a valley downwards. The derives caused by earthquake and landslides often bury people and cattle alive. They destroy houses. अगर ये landslides होती है तो earthquake और landslide दोनों के ही कारण लोग क्या रहते हैं, जमीन में दब जाते हैं, मर जाते हैं, जिंदा दब जाते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद, जिंदा वो दब जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं। Dams often break and burst under the impact of earthquake. यदि अर्थक्वेक आता है ना तो डैम जो रहते हैं वो अधिकतर या तो क्रैक हो जाते हैं या ब्रस्ट टूट जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, रोड आर डैमेज, रेल लाइन ब्रेक एंड हाउसेस कोलैप्स। देखो, रोड खराब हो जाती है, रेल लाइन भी ब्रेक हो जाती है, या फिर घर भी नष्ट हो जाते हैं। नाउअडेज पीपल फॉलो द अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस व्हाइल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अब क्या होता है, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहां पर अर्थक्वेक आता ही है, वहां पर एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि जब हम घर बनाएंगे तो लिटिल बिट जो भूकंप के झटके रहते हैं वो उसको झेल सके। ये अधिकतर देखा गया है, तो जापान में टेक्निक का यूज हुआ है, ठीक है। अब आता है प्रिकॉशन। अब हमको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। During an earthquake, people who are indoors should get under a heavy table or a bed and hold on an object that is strong.
देखो यदि आप घर में हो और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया है, तो आप किसी हैवी टेबल के नीचे चले जाइए या बिस्तर के नीचे चले जाइए या फिर किसी मतलब जाने के बाद जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है कोई उसको कस के पकड़ लीजिए। दोज हु आर आउट इन द ओपन शुड स्टे अवे फ्रॉम ट्री एंड बिल्डिंग। अगर कोई बाहर है और आपने देखा कि भाई धरती हिल रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप किसी पेड़ और बिल्डिंग से दूर हो जाइए। फर्स्ट एड किट रखिए अपने पास, वाटर रखिए अपने पास, फूड रखिए, ये सारी चीजें आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सुनामी। When a volcanic eruption of underwater earthquake take place, tsunami occurs. सुनामी कैसे आती है? सुनामी होती है पानी के अंदर, पानी के अंदर भूकंप आता है, पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है, that is called tsunami. A series of ocean waves is caused during a tsunami. These waves reach up to about 100 feet in height and cause great loss life and property. और ये जो सुनामी रहती है मतलब जो पानी की जो लहरें रहती है ना, लगभग 100 फीट ऊंची रहती हैं जब ये आती हैं, तो बड़ा इससे नुकसान होता है। The best way to escape the onslaught of tsunami is to go away from the sea as fast as possible as soon as there is tsunami alert. जहाँ पर सुनामी आ रही है, जहाँ पर सुनामी का अलर्ट किया गया है, वहां से जितनी जल्दी हो सके आप उस एरिया से, उस समुद्र से दूर चले जाइए। यह है इसका सेफ्टी पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर। यदि नेचुरल डिजास्टर आती है तो उससे आप डील कैसे करते हैं? नेचुरल डिजास्टर natural give us prior warning about an impending disaster. We get forecast about disaster from government agencies too. This forecast help the government to take quick measures to save many lives. देखिए जब ये नेचुरल डिजास्टर आता है ना, तो इससे पहले हमें वार्निंग दे दी जाती है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हमें वार्निंग देती हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और अपनी सुरक्षा के लिए जैसे पीछे बताया गया है, आपको अपने पास ये सब सामान रखने चाहिए। तो आपको ये चीज़ें पहले से अपने पास रखनी चाहिए। गवर्नमेंट तो करेगी जो उसे करना है। A safety hall and emergency kit should always be kept ready by people who live in place prone to natural disaster. The kit should contain dry food. अब उस किट में क्या क्या रखना चाहिए? जो ऐसे एरिया में रहा करते हैं उनके लिए ड्राई फूड हो गया, बेसिक मेडिसिन, वाटर हो गया, थोड़ा सा मनी हो गया, टॉर्च एंड ब्लैंकेट तो बड़ा जरूरी है। In disaster struck region, the government usually turn a public building like a school or office into the shelter for the safety of victims. ऐसा होता है कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले ना सबसे बड़े बड़े स्कूल, ऑफिस या कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स इन सबको देखती है। गवर्नमेंट एजेंसी लाइक फायर स्टेशन, हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन रिमेन ऑन हाई अलर्ट। और फिर वो ऐसे एरिया में हाई अलर्ट भी कर देती है। देखो सबके घर छोटे छोटे होते हैं, यदि हमको सबको एक साथ उठा के कहीं लेके जाना है सेफ पॉइंट के लिए, तो फिर वो ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को देखती है, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, पब्लिक बिल्डिंग है ना, तो इन सबको वो शेल्टर के लिए सेफ मानती है situation के according. The government along with nation as well as international non-governmental organization provide relief support to the victim of natural disaster. और ये नेचुरल डिजास्टर यदि इंटरनेशनल लेवल का है या नेशनल लेवल का है, तो ये जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहती है वो भी हमें सपोर्ट करती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सपोर्ट विद मेन पावर एंड मनी, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको सपोर्ट करती है, पैसों से भी सपोर्ट करती है। मेन पावर मतलब हम लोग को सुरक्षा देने के लिए इनके थ्रू इंसान भी आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पढ़ते हैं। जैसे पहले है क्राइम, चाइल्ड रिलीफ एनजीओ, सेकंड रेड क्रॉस सोसाइटी, थर्ड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड मैनी अदर्स. In India, the United Nations Disaster Management Team consists of workers from UNICEF, UNESCO, FAO, ILO and WHO. They also work to provide relief to victims of natural disaster. इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बहुत हेल्प करती है यदि हम नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। जैसे आप 3 पिक्चर्स में देखेंगे, रेस्क्यू टीम सर्चिंग फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। देखो रेस्क्यू टीम आ गई है, यहाँ भूकंप आया है और यहाँ पर मतलब जितने लोग दबे हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। सेकेंड टीम में भी देख लो, वहाँ पर इंजर्ड लोग हैं, उनको रेस्क्यू टीम कैसे हेल्प कर रही है। और थर्ड टीम में देख लो रेड क्रॉस सोसाइटी वाले, रेड क्रॉस सोसाइटी, यस, रेड क्रॉस सोसाइटी वाले वॉलंटियर्स हैं, वो कैसे खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन एंड क्लियरिंग ऑफ रोड आर डन बाय आर्म फोर्स। और जितनी भी रोड खराब हो जाती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आर्म फोर्स रहती है, वो उसको क्लियर करती हैं। दे हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन द एयर, और वो हमें फूड और मेडिसिन को भी डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं। द एयर फोर्स हेल्प इन ड्रॉपिंग वाटर। एयर फोर्स क्या करती है, वो पानी को ऊपर से फेंकती, खाना फेंकती, कपड़े फेंकती अफेक्टेड एरिया में, ऑल्सो एयरलिफ्ट मरून पीपल। और मतलब वो एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इस प्रॉपर एरिया में ये आपका एयरफोर्स जाएगी, यहाँ के लोगों को सारी चीजें देगी। तो वो सारे रिमोट एरियाज रहते हैं जहाँ पर लोगों की हेल्प की जाती है एयरलिफ्ट के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू। द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंट एंटी सोशल पीपल फ्रॉम लूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग होम एंड शॉप। जितने भी घर दुकानें खराब हो जाती हैं, लोगों की सुरक्षा हो गई, या फिर उनका जो कानून है, ऑर्डर, कानून को बनाना, मेंटेन करना, सारा काम पुलिस फोर्स का रहता है। डॉक्टर्स एंड फायरमैन प्रोवाइड रिलीफ वर्क थ्रू देयर सर्विसेज इन डिजास्टर स्टेप रीजन। और डॉक्टर और फायरमैन वहाँ जहाँ जहाँ उनकी जरूरत है, वहाँ वहाँ वो अपने काम बखूबी बहुत अच्छे करते हैं। इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, अब इमरजेंसी के अंदर देखते हैं क्या टॉपिक है और क्या बोल रहा है। द बेस्ट वे टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन इज टू रिमेन काम। सबसे अच्छी बात है, आपकी कोई भी सिचुएशंस आ जाए, आपको पहले तो पहले शांत रहना सीखना चाहिए। We should try to think clearly and call a doctor and provide first aid to the injured people. है ना, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए जो इंजर्ड पीपल है उसे, ना कि चिल्लाना चाहिए कि बचाओ बचाओ हमें ये हो गया। हाँ हाँ, आपको बचाया जाएगा, लेकिन आप शांत रहेंगे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। The emergency treatment given to a sick person or a victim of a natural disaster or an accident at a site before medical help arrive is called first aid. फर्स्ट एड सारे बच्चे जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। Some steps to be followed while administering first aid are remaining calm, washing hands before providing first aid, calling the emergency medical help at once. Here are some situations where first aid can come in handy. देखो, फर्स्ट एड हम किसी को देते हैं ना, तो सबसे पहले शांत रहते हैं, हाथ धोते हैं, फिर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मेडिकल हेल्प लेते हैं, और या अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसको ऑइंटमेंट लगाइए या वॉश कीजिए, डिटॉल से क्लियर कीजिए। ये सारा काम फर्स्ट एड में आता है। अब चलो हम देखते हैं इसको वन बाय वन। फ्रैक्चर्स एंड inflammation, calm the patient. You should prevent him her for from moving so that the further dislocation is prevented and call the doctor immediately. You can rub ice on the area of injury. यदि किसी को ये फ्रैक्चर्स हुआ है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम पहले तो पेशेंट को बहुत शांत करेंगे, उसको मतलब सुरक्षा देंगे, शांत करेंगे, उसका लोकेशन पे लोकेशन, राइट लोकेशन पुलिस को बताएंगे, फिर या डॉक्टर को बताएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे। ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। और यदि कोई उनको पता है तो आप उनके एरिया पे क्या कर सकते हैं, आइस को रब भी कर सकते हैं। कट एंड वुंड्स, क्लीन द वुंड फर्स्ट विद वाटर। घाव को पहले आपको साफ करना है पानी से, एंड देन विद एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड। उसके बाद एंटीसेप्टिक लिक्विड को भी लगाना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक, कवर द वुंड विद अ बैंडेज। ठीक है, फिर उसको कवर कर देना बैंडेज से। नोज ब्लीड, द पर्सन शुड बी आस्क्ड टू बैंड द हेड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द नोज एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ। अगर किसी को नाक से खून बहने लगा है तो उसको क्या करेंगे आप, सर पीछे करके बढ़िया से लिटा देंगे, उसकी नाक को, सॉफ्ट को दबाएंगे और मुंह से सांस लेने को बोलेंगे। दिस शुड बी डन फॉर 10 मिनट्स। ये सारी चीजें 10 मिनट तक करो। एंड आइस पैक फॉर कोल्ड वेट क्लॉथ कैन बी प्लेस्ड ऑन द नोज। और एक ठंडा कपड़ा उसकी नाक पर भी रखेंगे। ठीक है। बर्ड वाटर शुड बी poured on the place of burn। जो एरिया अपना जल जाता है वहां पर आपको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उंगली जल गई, तो आपको उंगली को ग्लास में या मग्गे में रख देना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा कूलिंग फील हो। इफ द पर्सन बॉडी कैचेस फायर, ही शी शुड बी रैप्ड विद अ हैवी ब्लैंकेट। यदि कोई इंसान आग में जल गया है तो उसे कंबल से ढकिए या फिर कोई कॉटन के कपड़े से ढकिए। द विक्टिम शुड बी आस्क्ड टू रोल ऑन द ग्राउंड, है ना, सो दैट द फायर इज पुट आउट। और फिर उसको मतलब ग्राउंड पे रोल रोल कीजिए, तब जाके वो फायर बुझती है। ब्लिस्टर शुड नॉट बी ब्रस्ट एंड बर्न पीस ऑफ क्लॉथ स्टिकिंग टू द स्किन should not be touched. An ointment for burn should be applied to the burn areas.
यदि आप इस तरीके से करेंगे ना, तो इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उस इंसान की चमड़ी ज़्यादा हद तक जलेगी नहीं, और हम उसमें मतलब डॉक्टर उसमें ऑइंटमेंट बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्नेक बाइट, है ना। स्नेक बाइट, tight bandage must be tied above the mark of the bite so that the poison does not spread to the rest of the body। यदि आपको सांप काट लेता है तो इस कंडीशन पे पहली चीज तो आप घबराएं नहीं, पेशेंट को बड़ा शांति से बोलें और उसको जगाएं, ठीक है। उसके बाद जहां पर घाव हो गया है वहां पर एक कट लगा दीजिए और बैंडेज बांध दीजिए टाइट, ताकि जो जहर है वो उसका ब्लड के साथ ऊपर ना जा सके, ठीक है। उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। नेक्स्ट है आपका पॉइजनिंग। द विक्टिम शुड बी मेड टू वॉमिट so that the poison matter is removed from the body। No food or drink should be given to the victim without the doctor advice। यदि किसी ने जहर पी लिया है तो सबसे पहली चीज है कि उसको उल्टी करवाइए। उल्टी कर लेगा अगर, तो उसकी बॉडी से जहर बहुत अधिक मात्रा में बाहर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, और ना ही उसे बिना डॉक्टर से पूछे कुछ खाने और पीने को देना चाहिए, और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, उल्टी करवाइए आप लोग, और डॉक्टर भी करवाएगा अपने तरीके से और आप लोग अपने तरीके से करवाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको शायद ये बहुत अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।